हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का ग्रैंड वेलकम है, हार्दिक स्वागत है साथियों। तो चलिए हर दिन की तरह आज फिर से आप सभी के लिए पेपर 1 का ब्रह्मास्त्र। जी हां, ब्रह्मास्त्र जब चल जाता है ना, वो सीधे जहां उसका निशाना है वहां पहुंचता है। तो जी हां, ये ब्रह्मास्त्र है, आपको सीधे प्रश्न मिलने वाले यहां से, है ना, डायरेक्ट प्रश्न लड़ेगा। इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं, है ना। उसमें से जो सबसे यूनिक क्वेश्चन है, जो मोस्ट रिपीटेड है, जी हाँ, इसलिए कहता हूं छाप लो, यही आएगा। जी हाँ, पेपर 1 का इन्वायरमेंट कन्वेंशन से जुड़ा हुआ आज एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जहां पर मोस्ट रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। दोनों लैंग्वेज में है, बायलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे हैं। आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, दोनों के लिए सुटेबल रहेगा। और एक हाँ जरूरी सूचना, अगर इस प्रकार का प्रैक्टिस सेट हूबहू एकदम 50 प्रश्नों का सेट चाहिए, 50 प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ना, 50-50, तो उसका एकदम पूरा सेट चाहिए ना, पूरा सेट हूबहू एग्जाम जैसा। तो आपके लिए रास्ता बता दूं, अभी भी समय है, अभी भी समय है। आप जल्दी से जाइए गूगल प्ले स्टोर पे और एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, एग्जाम फाइटर नंबर 1 ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। कौन सा ऐप है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखा है ना, एग्जाम फाइटर नंबर 1, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहां पर देखिए 2 नंबर पे शुरू में जेटेड है, इसके बाद जेट एग्जाम 2026 टेस्ट सीरीज है। यहां पर आपको 500 एमसीक्यू मिलेगा। 500 एमसीक्यू मतलब ये है कि आपको 50-50 का 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। 10 सेट मिलेगा आपको, 50-50 का 10 सेट मिल जाएगा। इसको बनाकर जरूर जाइएगा, आपको बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट मैच करने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको जरूर कर लीजिएगा। जिसका तैयारी बहुत अच्छा है उसको करना ही करना है, जिसका तैयारी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, आपको लगता है पेपर होने में मेरा काम खत्म है, कुछ नहीं, आप ये 500 रट के चले जाइए, ठीक है। कुछ नहीं करना, समझना नहीं आ रहा, इसको रट के चले जाइएगा। डिटेल इसका एक्सप्लेनेशन भी हमने कर दिया है, आंसर भी दिया गया, सर स्टेट दे दिया, आंसर दिया है और आंसर क्यों हुआ ये भी समझाया गया है। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पे एग्जाम फाइटर नंबर ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। कभी कोई दिक्कत होगा तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, 7541840154। ये लास्ट अभी समय है, और जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाइएगा उतना ज्यादा आपका जो तैयारी है ना वो उतना धारदार होगा, वो आपकी पकड़ उस विषय पे उतनी अच्छी होगी, है ना। कंफ्यूजन एग्जाम में नहीं होगा, जितना भी कंफ्यूजन होता है वो जब आप सेट बनाते हैं वो कंफ्यूजन आपका दूर होता है। तो कंफ्यूजन दूर करने का अभी सबसे अच्छा मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, हमने बता दिया। और हाँ एक चीज, अगर आपको गूगल प्ले स्टोर जाने में दिक्कत है, इस वीडियो के नीचे भी हम लिंक दे रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम ऐप का लिंक दे रहे हैं, यहां से भी क्लिक करके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा 2 नंबर पे ही, एकदम 2 नंबर पे ही आपको कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और पेपर 2 जिसका हिस्ट्री है वो भी बताते चलूंगा ना, हिस्ट्री वाले भी ये ना सोचे कि आपके लिए कोई उपाय नहीं है। हिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट चल रही है, ठीक है। आपको अगर उसके लिए भी चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। हिस्ट्री में तो 1000, यहाँ तो 500 था ना, 500, हिस्ट्री में 1000 एमसीक्यू मिलेगा। 1000 कुछ नहीं पढ़े हो तो बस ये एमसीक्यू रट के चले जाओ, ठीक है। अधिकतर प्रश्न आपको यहाँ से मिलने वाला है। चलिए तो ठीक है, अब आते हैं आज के प्रैक्टिस सेट पे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट हमें बनाना है, अब हम लोग उस पे आते हैं, ठीक है। आज का प्रैक्टिस सेट देखते हैं और कितना आप लोग सॉल्व कर पाते हैं, साथ में सॉल्व करते चलिए और सीधे अब इसको स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट पहला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। आई थिंक सब कुछ क्लियर आपको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट वाज द प्रिंसिपल ऑफ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CBDR, एक्सेप्टेड, यानी किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसको अपनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CBDR के सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में CBDR को स्वीकार किया गया था। कभी कभी आपसे ना CBDR का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा, CBDR का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाएगा। इसका फुल फॉर्म को भी याद रखिए, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
यानी कॉमन है, लेकिन जो जिम्मेदारी है ना सबका अलग अलग है। ठीक है, कॉमन सिद्धांत है लेकिन जिम्मेदारी सबका अलग अलग तय किया गया है। क्या था ये, कौन सा समिट में किया गया था? रियो समिट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट या फिर क्योटो प्रोटोकॉल, किसमें किया गया था ये? तो ये हुआ था रियो अर्थ समिट जो कि 1992 में हुआ था। यहां पर सीबीडीआर को एक्सेप्ट किया गया था, सीबीडीआर के सिद्धांत को एक्सेप्ट किया गया था। इसको डिटेल में समझते हैं ना, इसको डिटेल में समझते हैं आखिर ये क्या था। ठीक है, आखिर था क्या, इसको हमने डिटेल में भी डाल दिया है, तो डिटेल भी आपसे क्लियर करते चलेंगे। यहां भी हमने दोनों मीडियम रखा है ताकि दोनों मीडियम के बच्चों को सुविधा हो। ठीक है, काफी कॉल्स आते थे, जब इंग्लिश रखता था तो हिंदी वालों का शिकायत था, इंग्लिश रख रहा हूं तो हिंदी वाले का शिकायत है, हिंदी रख रहा हूं तो इंग्लिश वाले की शिकायत था, इसलिए दोनों रख दिया हमने। आंसर क्या हो गया? ए, रियो अर्थ समिट रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसलिए इसको रियो अर्थ समिट भी बोलते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। दिस प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज दैट ऑल नेशंस हैव ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ऑल नेशंस हैव ए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए सभी जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन बट डेवलप्ड नेशन हैव ए ग्रेटर, जो विकसित देश है वो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, ड्यू टू हिस्टोरिकल पॉल्यूशन, जो जितना महान देश है, जितना ग्रेट देश है, चाहे अमेरिका हो चाइना हो, उसने ज्यादा पॉल्यूशन किया है, इसलिए कहा कि जो ज्यादा पॉल्यूशन किया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा लेना होगा। इस सिद्धांत को अपनाया गया था रियो समिट में 1992 में, और इसी सिद्धांत को कहा जाता है इट वाज ए की आउटकम, है ना, की आउटकम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। ये इस कॉन्फ्रेंस का की आउटकम था, यानी यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि पर्यावरण की रक्षा करना साझा जिम्मेदारी है, पर्यावरण की रक्षा करना साझा सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐतिहासिक प्रदूषण करने वाले जो विकसित देश हैं उसकी जिम्मेदारी अधिक होगी, और उसने इसको स्वीकार किया, विकसित देशों ने इसको स्वीकार किया, क्योंकि उसको पता है कि हमने ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया है तो हमको ज्यादा जिम्मेदारी लेना होगा। ठीक है, तो ये रहा इसका डिटेल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्टॉपिंग ओजोन डिप्लेशन, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस emissions, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉम्बैटिंग डेसर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकना, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन मरुस्थलीकरण को रोकना, इसको जैव विविधता का संरक्षण, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, या ओजोन क्षरण को रोकना। क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या था? ओजोन क्षरण को रोकना, स्टॉप ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन यानी मरुस्थलीकरण को रोकना। क्या था इसका मेन इसका था ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसको कम करना था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। पूरा मॉक टेस्ट चाहिए तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी भी आपके पास समय है, अभी भी समय है, मॉक टेस्ट लगाने में ज्यादा नहीं लगता है। आप दिन भर बैठेंगे, एक दिन में आपका सारा मॉक टेस्ट आप बना सकते हैं, रटना नहीं है क्योंकि डिटेल वहां पर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आंसर इसका बी था, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। इसको अडॉप्ट किया गया था 1997 में। ठीक है, 1997 में अडॉप्ट किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल को, 1997 में अपनाया गया है, और यह औद्योगिक देशों के लिए 6 प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करता है। तो कितने ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करने के लिए बैंड करता है, कम करना है आपको, बाध्यकारी बनाता है, तो 6। ये भी रखिए, अगर ये भी डाटा पूछ लिया जाएगा तो 6 ग्रीन हाउस गैसेस का। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्वेश्चन साथ में आप भी बनाइए, हमारे बनाने से पहले आप भी बना लीजिए, है ना, हम आंसर बताएं इसके पहले आप बना लीजिए। ठीक है, बाय विच ईयर आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SDGs, टारगेटेड टू बी अचीव्ड, यानी SDGs जो गोल्स है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
उसको कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, 2020 तक, 2025, 2030 या 2050। तो इसको 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एसडीजीएस क्या होता है ना, इसको क्यों सेट किया गया, इसके पहले क्या था, थोड़ा इसका हम लोग डिटेल यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, इसका डिटेल है, adopted in 2015, the 17 SDGs Agenda 2030 replaced the Millennium Development Goals MDGs and are to be achieved by 2030। ठीक है, यहां पर समझिए, इसका मतलब है कि एसडीजीएस को अडॉप्ट किया गया है 2015 में। पहला प्रश्न आपसे यहां पे आ सकता है, एसडीजीएस को अडॉप्ट कब किया गया है, 2015 में। इसमें कितने लक्ष्य तय किए गए हैं, तो 17 है ना, गोल कितने सेट किए गए हैं, 17। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है, और इस गोल को कब तक प्राप्त करना है, ठीक है, 2030 तक, एजेंडा 2030 इसका नाम दिया गया है। और इसके पहले क्या था, इसके पहले चलता था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिसको एमडीजीएस बोलते थे। ये 2015 में खत्म हो गया, अब उसके बदले है एसडीजीएस। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2030 तक इसे पूरा किया जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, वेयर वाज द कोप 21? कोप क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, जो पर्यावरण सम्मेलन होता है, जो पार्टी वहां आते हैं, उसी को कहते हैं कोप। अलग अलग देशों को यहाँ पार्टीज कहा गया। ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कोप 21 यानी इस प्रकार का जो सम्मेलन हुआ था, तो 21वां सम्मेलन, इसका मतलब है कोप 21 मतलब 21वां कोप कहां पे हुआ था, है ना। वेयर वाज द कोप 21 समिट हेल्ड वेयर द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड, यानी पेरिस एग्रीमेंट को कहां पर अडॉप्ट किया गया था और कोप 21 कहां हुआ था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका मतलब दोनों एक ही जगह हुआ था, तब ना आंसर यहाँ पे एक होगा, है ना। जहां पर कोप 21 हुआ था, वहीं पर पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, पर्यावरण सम्मेलन, वो अडॉप्ट किया गया था। तो वो कहां हुआ था, न्यूयॉर्क, पेरिस, ग्लासगो या कोपेनहेगन, ये हुआ था आपका पेरिस में। और यहीं पर पेरिस एग्रीमेंट को भी अडॉप्ट किया गया था। और इसी यहां पर जो सम्मेलन हुआ था, ये 21 कोप 21 था। आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है, कोप 21 कहां हुआ था, है ना। ये पेरिस में होता, फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ था। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल भी समझते हैं। द पेरिस एग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग कोप 21। एक पहला प्रश्न ये भी आ जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट को किस सम्मेलन में अडॉप्ट किया गया था ना, किस कॉप में उसको अडॉप्ट किया गया था। पेरिस एग्रीमेंट को अडॉप्ट किस कॉप में किया गया था, कितने नंबर के कॉप में, या किस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में किया गया था, कोप 21 में, इन दिसंबर 2015। ये भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न यहां भी बनेगा कि कोप 21 कब हुआ था, दिसंबर 2015 में। कहां हुआ था, तो फ्रांस में। फ्रांस में भी कहां, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो 3 प्रश्न हम लोग डिटेल जो आंसर दिया गया वहां से निकाल दिए, यानी जो हम प्रश्न देते हैं ना, उससे आपको 3-4 प्रश्न निकल जाएगा एक एक प्रश्न से। उसी प्रकार जो एमसीक्यू हम डाले हैं आपके लिए, एमसीक्यू जो हमने कहा कि मॉक टेस्ट के लिए ऐप पर, वहां पर भी ऐसे ही, वहां पर अगर 500 एमसीक्यू है पेपर 1 का, ये मत समझिए को 500 है, बल्कि उसको आप 2000 समझिए। ठीक है, वहां ऑप्शन से भी आपको जो आंसर हमने दिया है और डिटेल उसका एक्सप्लेनेशन क्या है, वहां से भी आपको बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसको आईएसए बोलता है, लोकेटेड। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए का मुख्यालय कहां है, पेरिस फ्रांस, जेनेवा स्विट्जरलैंड, गुरुग्राम इंडिया भारत, या फिर नैरोबी केन्या। तो कहां है, काफी गर्व के साथ अच्छी बात यह है कि ये इंडिया में है, और इंडिया इसका लीडिंग कंट्री है ना। इस जो अलायंस है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंडिया इसका लीडिंग कंट्री है, क्योंकि पता है यहाँ भारत पेट्रोलियम पे दूसरे पर निर्भर है। भारत चाहता है कि हम सोलर एनर्जी के मामले में इतना आगे बढ़ जाए कि उन चीजों पर निर्भरता कम हो जाए। आप देख पा रहे होंगे आजकल
सोलर एनर्जी का उपयोग करके काफी ज्यादा चीजों में आप देखते होंगे, अभी स्कूल कॉलेज जो बन रहे हैं वहां पर भी पूरा छतरी लग रहा है ना, सोलर सिस्टम लग रहा है छत पर, और वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शन का भी जरूरत नहीं है, वो सीधे उसी से सारा काम होता है। ठीक है, बड़े बड़े प्लांट लग रहे हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम, इंडिया में। इसमें कुछ डिटेल जानना नहीं है, जानना यही है कि कब स्टार्ट हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। किसने किसने किया था? इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था। और इसका हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा, इंडिया में स्थित है। ठीक है, अगर कुछ क्वेश्चन आता है यहाँ से तो यहाँ से भी आप देख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द किगाली अमेंडमेंट, किगाली अमेंडमेंट रिलेटेड टू विच प्रोटोकॉल? किगाली अमेंडमेंट जो हुआ था, किगाली संशोधन किस प्रोटोकॉल से संबंधित, यानी किस सम्मेलन से संबंधित है? किगाली प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, है ना, नगोया प्रोटोकॉल, या फिर कार्टाजेना प्रोटोकॉल। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही एक पार्ट है, इसको बाद में सुधार किया गया है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 में, 1987 में हुआ था। बाद में इसी को अमेंडमेंट किया गया था किगाली। ठीक है, किगाली कहाँ है? रवांडा, रवांडा जो देश है उसकी राजधानी है, रवांडा देश की राजधानी है किगाली, वहीं पर यह सम्मेलन हुआ था। और यहीं पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था इसको अमेंडमेंट किया गया था, इसीलिए इसको किगाली अमेंडमेंट, यानी सुधार जब होता है, संशोधन होता है, उसी को कहा गया है। चलिए इसके साथ डिटेल्स को समझते हैं। यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन निकालते हैं हम लोग, प्रयास करते हैं कुछ क्वेश्चन निकालने का। आंसर क्या हो गया? ए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। द 2016 किगाली अमेंडमेंट एम्स टू फेज डाउन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह 2016 में हुआ था, किगाली में हुआ था। किगाली कहाँ है? रवांडा में है। इसमें क्या क्या? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था, इस सम्मेलन को 1987 में जो सम्मेलन हुआ था, ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए कहा गया था CFC, है ना, HCFC। ये सब गैसों को क्या करना है? उत्सर्जन कम करना है। तो उत्सर्जन कम करना है, इसलिए यहाँ पर संशोधन किया गया था 1987 में। HFCs क्या होगा फुल फॉर्म? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, उसका उत्सर्जन कम करना है, क्योंकि यही गैस सबसे ज्यादा उत्तरदायी है आपका ओजोन परत, है ना, O3, ओजोन परत के क्षरण के लिए। ठीक, ओजोन लेयर हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती है ना, उससे हमें बचाती है, नहीं तो हमें स्किन कैंसर का खतरा रहेगा और भी बहुत सारी बीमारियां आएगी। तो उसको प्रोटेक्ट करती है कौन प्रोटेक्ट करती है? ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर में छिद्र के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? HFCs, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो इसका उत्सर्जन कम करना है, इसके लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। बाद में तो कुछ में सुस्ती पड़ जाती है, फिर से संशोधन किया गया 2016 में, किगाली अमेंडमेंट इसको कहा गया है। 2016 में हुआ था किगाली अमेंडमेंट। कब हुआ था? 2016 में। यहां से भी प्रश्न आपसे बन सकता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ये, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ UNFCCC? इसका फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशंस फेडरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज कंट्रोल, जी नहीं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका सही है। फिर देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट काउंसिल, जी नहीं। यूनाइटेड नेशंस फोरम फॉर क्लाइमेट एंड केमिकल कंट्रोल, नहीं। तो ऑप्शन आपका बी सही है। ठीक है, ये सीधे फुल फॉर्म में याद रख लीजिएगा, ये प्रश्न 100% है कि आ जाएगा आपको। ठीक है, यूजीसी नेट का फेवरेट क्वेश्चन है, यहां भी पूछ लिया जाएगा। UNFCCC का उसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन समझिए कि आउट है। ठीक है, ये पेपर आउट कर दिया है मैंने, ये आपको आ जाएगा, अभी मैं बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा आपके क्वेश्चन में ये प्रश्न रहेगा ही रहेगा, पेपर आपका लीक हो गया है, समझिए। ठीक है, अंडर, इसका आंसर क्या हो गया? बी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो गया फुल फॉर्म। डिटेल समझिए, इट इज एन इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल ट्रीटी। यह क्या है भाई? यूनिवर्सल अथवा इंटरनेशनल इन्वायरमेंट ट्रीटी है, संधि है, इस्टेब्लिश इन 1992। ये कब बना है? 1992 में। स्टेबलाइज ग्रीन हाउस गैस, यानी ग्रीन हाउस गैस को
कंट्रोल करने के लिए ये एक ट्रीटी है जो कि 1992 में बना था, ठीक है। यानी 1992 में स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय संधि है। 1992 में स्थापित यह एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से जुड़ा संधि है। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों है ना की सांद्रता को कम करने के लिए यह संधि हुई थी। इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया गया और इसका संबंध किससे है ये भी यहाँ हम लोग जान गए कि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को कम करना है, ये इसका लक्ष्य है। और ये कब बना था, UNFCCC जो बना था वो कब बना था, 1992 में बना था। ये भी बना था और क्यों बना था ये भी हमने जान लिया, ठीक। कब बना था, क्यों बना था, दोनों हमने जान लिया। अगला है इन विच ईयर हैज इंडिया डिक्लेयर्ड द टारगेट ऑफ नेट जीरो इमिशंस। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है। भारत ने किस वर्ष नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य घोषित किया है कि किस वर्ष तक हम बिल्कुल जीरो उत्सर्जन करेंगे 2030, 2050, 2070 या 2045। तो इसका आंसर है 2070, ठीक है। मोदी जी ऐसे नहीं है, मोदी जी 2070 का टारगेट दे दिए हैं, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है 2026 में, अभियो 45 साल दे रही है, ठीक है। अभियो आपका लगभग 45 साल दे रही है, तब जाके ये साल आएगा और भारत का उत्सर्जन नेट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो मोदी जी लंबा देते हैं ना, लंबा, बहुत लंबा। अभी जिसके साथ एग्रीमेंट हुआ वो भी नहीं बचेगा, मोदी जी भी इस दुनिया में आई थिंक उतने दिन तो भगवान करे जिए, लेकिन उम्मीद करते हैं राजनीति से तो दूर दर तो उनका नाता नहीं रहेगा, वैराग्य जीवन कहीं चले जाएंगे ना, कहीं दुनिया में नजर वो नहीं आएंगे इस प्रकार जैसे आज अभी पावर में है वैसा नहीं रहेंगे। तो 2070 तक, तो 2070 में ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो देखिए, और राजनीति में सब चलते रहता है, 2070 तक ये, तब तक तो बेटा हम सब कुछ कर लेंगे, है ना, ऐसा टारगेट दे दिए हैं। अब बताइए, ये जो नेता जितने भी हैं सब तो बूढ़ा सब रहता है, हर स्टेट का, जो भी हर कंट्री का बूढ़ा लोग रहता है हर जगह, कोई भी 2070 तक रहेगा नहीं, कौन पूछने जाएगा क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। और एग्रीमेंट ऐसे बनते रहता, फिर नया एग्रीमेंट बनेगा, फिर उसमें का प्राइम मिनिस्टर अगला टारगेट सेट कर देगा, ठीक है। तो इसका डिटेल के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस COP26 कहाँ हुआ था, ग्लासगो में। ये ग्लासगो में हुआ था। ग्लासगो कहाँ भाई, स्कॉटलैंड। ग्लासगो कहाँ है, स्कॉटलैंड में, यानी यूके में है स्कॉटलैंड। दैट इंडिया वुड रीच नेट जीरो इमिशंस बाय 2070, यानी पीएम मोदी ने ग्लासगो सम्मेलन जो कि जिसको COP26 कहते हैं घोषणा की थी, भारत 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। ठीक है, यहां से प्रश्न बन सकता है पहला कि COP26 कहां हुआ था, COP26 कहां हुआ था, तो ग्लासगो में। एक प्रश्न यहां बनेगा, और ग्लासगो कहां है, स्कॉटलैंड में, ठीक है। इसके बाद ग्लासगो सम्मेलन में भारत ने किस वर्ष तक कहा था कि हम उत्सर्जन को जीरो कर देंगे, 2070 तक, ठीक है। ग्लासगो सम्मेलन कब हुआ था, आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कब हुआ था, तो 2016 में, ठीक है, ये हुआ था 2016 में। अगला है विच मैचिंग ऑफ प्रोटोकॉल एंड देयर मेन सब्जेक्ट। एक साइड प्रोटोकॉल है, दूसरा उसका मेन सब्जेक्ट है, मैटर है, ठीक है। प्रोटोकॉल और उसके मुख्य विषय का मैचिंग दिया गया, इसमें से कोई एक गलत है, कौन सा गलत है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित है, तो हमने देखा सही है। क्योटो प्रोटोकॉल भी ग्रीन हाउस गैस से जुड़ा, वो भी हमने देख लिया। अगला है नगोया प्रोटोकॉल, ठीक है, हजार्डस वेस्टेज, खतरनाक अपशिष्ट, ये सही नहीं है। आपका रामसर वेटलैंड्स, यानी जो आर्द्र भूमि है इससे जुड़ा हुआ है, जो कि ईरान में हुआ है, तो ये भी सही है। आपका सही नहीं है तो ये सही नहीं है, ठीक है। नागोया आपका सही नहीं है, क्योंकि हजार्डस वेस्टेज से जुड़ा हुआ है बेसल प्रोटोकॉल। बेसल जो सबमिट हुआ था वो खतरनाक अपशिष्ट से जुड़ा हुआ सम्मेलन था। चलिए इसका डिटेल को देखते हैं। आंसर आपका सी होगा, नगोया, वो गलत है, ठीक है, नगोया सबमिट गलत है। अब देखिए इसको डिटेल में समझते हैं। द बेसल कन्वेंशन इज फॉर हैजार्डस
वेस्ट। नागोया किससे जुड़ा हुआ है? नागोया प्रोटोकॉल इज अबाउट एक्सेस एंड बेनिफिट्स शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस। यानी नागोया का संबंध किससे है? एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेस से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। खतरनाक अपशिष्ट के लिए बेसल कन्वेंशन है, जबकि नागोया प्रोटोकॉल किसके लिए है? नागोया प्रोटोकॉल आपका आनुवांशिक संसाधनों के लाभ साझा करने से संबंधित है नागोया प्रोटोकॉल। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बेसल से भी क्वेश्चन आएगा तब आप कर पाएंगे, और नागोया से भी अलग क्वेश्चन आ जाएगा तो भी कर पाएंगे, क्योंकि आप दोनों के बारे में जान गए। ठीक है, दोनों का विषय वस्तु को जान गए। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कॉन्फ्रेंस हेल्ड? दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कहां आयोजित हुआ था? ये भी फेमस क्वेश्चन है ना? इजी क्वेश्चन है बट फेमस क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरियो 1992, जोहान्सबर्ग 2002 या नई दिल्ली 2002। इसमें किसमें सबसे पहले ईयर कौन सा लग रहा है? 1972, यही सबसे पहले भी हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। तो ए नंबर राइट आंसर है। दुनिया का सबसे पहला पर्यावरण सम्मेलन होता है स्टॉकहोम सम्मेलन। इसको समझते हैं पूरा, इसका डिटेल भी देखते हैं। द यूएन कॉन्फ्रेंसेस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट वाज द फर्स्ट ग्लोबल समिट टू मेक इन्वायरमेंट ए मेजर इशू। पहली बार हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन पर्यावरण को एक प्रमुख मुद्दा बनाने वाला पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन। इसके पहले पर्यावरण को कहाँ लोग समझता था, है ना? तो इसका पर्यावरण क्या चीज है? पर्यावरण तो ऑटोमेटिक है, हमें उसमें कुछ करना नहीं है। लोग मानते ही नहीं थे कि पर्यावरण प्रदूषण कोई चीज है। अभी डोनाल्ड ट्रंप, जो आप जानते हैं खुद भी एक सनकी इंसान है, वो तो अभी भी नहीं मानता है। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी भी नहीं मानता है कि पर्यावरण प्रदूषण कोई चीज है। देखिए, पेरिस एग्रीमेंट से वो हट चुका है, पेरिस एग्रीमेंट से वो हट गया। यानी अमेरिका अलग अलग सम्मेलन से हटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए ये प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ फिर से दिखा रहा हूं, कि ताकि आपका जो 2 से 3 दिन समय है इसको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकें, और ये टेस्ट सीरीज का महासंग्राम चल रहा है, इससे आप ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन करने का हमने रास्ता आपको बता दिया है कि गूगल प्ले स्टोर पर जाकर एग्जाम फाइटर नंबर जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप का लिंक वैसे आपको इस वीडियो के नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से कोर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं नंबर भी बता रहा हूँ, इस नंबर से कॉल कर लीजिएगा। ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। पेपर 2 में इतिहास जिसका है उसको मैं इतना कहूंगा कि 1000 MCQ आपको देने वाला हूँ। इतिहास वालों को सिर्फ 1000 MCQ दूंगा। ठीक है, आप इसी को रट लीजिएगा, आपका नैया पार लग जाएगा। ठीक है, ऐसा MCQ इतिहास का मिलने वाला है। तो चलिए फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए क्लासेस में। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। आप सभी हमसे जुड़े बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।